मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी। कल हमने बात करी थी, हमारा लास्ट पॉइंट था उत्तर भारत का मैदान, उसका प्रादेशिक विभाजन किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार क्या है कि प्रायद्वीपीय जो पठार है, पहले एक बार मैं मैप में बता देती हूँ आपको। दक्षिण भारत का जो भाग है वो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत शामिल है। मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि जो हमारा क्षेत्र था, सबसे पहले क्या था, एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर, नाम था पेंजिया। महासागर था पेंथालासा। इसका क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। पेंजिया का विभाजन हुआ। उत्तरी भाग क्या कहलाया, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। आपका जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, यह कौन सा भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ऐसा माना जाता है कि यह भाग किस प्रकार का है, स्थिर है। किस प्रकार का है, स्थिर है। कह सकते हैं कि भूकंप न के बराबर आते हैं, लेकिन कुछ विवर्तनिक घटनाएं होती हैं जिसके कारण पता चलता है कि जैसे महाराष्ट्र में कोयना का भूकंप आया, लातूर का भूकंप आया, जिसने हमारी इस जो संकल्पना थी उसको उसके प्रमाण में प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि भाग स्थिर है, लेकिन फिर भी यदा कदा कभी भूकंप आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की कि प्रायद्वीपीय पठार अरावली, मैकाल पहाड़ियाँ और मेघालय पठार इसकी उत्तरी सीमा बनाता है। अपने उत्तर भारत का जो मैदान है उसके जस्ट बाद कौन सा स्टार्ट होता है, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये क्या बनाते हैं, इसकी उत्तरी सीमा बनाते हैं, जबकि इसकी दक्षिणी सीमा क्या है, कन्याकुमारी। इसकी दक्षिणी सीमा क्या है, कन्याकुमारी। पूर्व उत्तर से लेकर दक्षिण तक 1700 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 1400 किलोमीटर में क्या पाया जाता है, इसका विस्तार पाया जाता है। त्रिभुज की आकृति है, क्या है, त्रिभुज की आकृति है। ऊपर से चौड़ाई अधिक है और नीचे से किस प्रकार का बनता है, त्रिभुज के आकार का। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह क्या है, विस्तृत है। ऐसा माना जाता है कि भारत के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है। आकृति कैसी है, त्रिभुज के आकार की है। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, 1700 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा क्या है, भौतिक प्रदेश है। क्षेत्रफल कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। बात करते हैं, गोंडवाना भूमि है। गोंडवाना क्यों है, ऊपर उत्तरी भाग कौन सा बताया था, अंगारा लैंड। दक्षिणी भाग क्या था, गोंडवाना लैंड। तो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश मैंने बताए थे, हिमालय, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, और इसमें हम तट वाले क्षेत्र, तटीय और द्वीप समूह, ये थे हमारे भौतिक प्रदेश। तो सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है। औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर। देखिए मैंने आपको कहा था कि ऊंचाई की कभी भी हम बात करेंगे किस में करेंगे, मीटर में। लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे किलोमीटर में। आगे बात आती है अरावली राजमहल, मेघालय बोल सकते हैं या शिलोंग बोल सकते हैं। ये क्या बनाते हैं, इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं। इस पठार की जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं, जबकि दक्षिणी सीमा क्या है, हमारी कन्याकुमारी है। यहाँ पर एक गारो, राजमहल गारो गैप होता है, राजमहल और गारो गैप। देखिए कई बार जो आपके कंपटीशन एग्जाम आते हैं उसमें पूछा जाता है कि जो मेघालय या शिलोंग का पठार है वह किसका भाग है, कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है। तो वो किसका भाग है, प्रायद्वीप का भाग है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, या तो हिमालय का भाग हो गया, क्यों, क्योंकि हिमालय के साथ ही स्थित है, या हम क्या सोचते हैं, उत्तर भारत का मैदान का भाग है। यहाँ का रीजन क्या है, यहाँ ही कहते हैं राजमहल, और राजमहल हमारा यहाँ है, राजमहल और मेघालय के बीच
नदियों ने क्या कर दिया, इस जो ये बीच वाला गैप था इसको किससे भर दिया, जलोढ़ मिट्टी से इसको भर दिया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, राजमहल गारो गैप। आप इस मेघालय वाले जब पठार पढ़ेंगे हम, गारो, खासी, जयंतिया, वो सारी पहाड़ियाँ हैं, तो इधर तो राजमहल की पहाड़ी है और उधर कौन सी पहाड़ी है, गारो पहाड़ी है, इसलिए नाम क्या पड़ा, राजमहल गारो गैप। गैप का अर्थ होता है दोनों के बीच में अंतर। तो जो खाली जगह थी उसको किसने भर दिया, इधर से राजमहल, इधर गारो, जो नदियाँ निकलती इनसे, तो उन्होंने क्या किया, इसमें जलोढ़ मिट्टी को भर दिया और इसको नाम क्या पड़ा, राजमहल गारो गैप। कि मेघालय शिलोंग का जो पठार है वह किसका भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। अब बात करें हम कि जलोढ़ से निर्मित उपजाऊ मैदान है और इसका दक्षिणी भाग क्या था हमारा, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। ढाल की बात करें, कौन कौन सी नदियां बहती हैं, ढाल किधर है, इस ऊपर वाले भाग है जो उसका ढाल है उत्तर और पूर्व की ओर, उत्तर और पूर्व की ओर। आपने देखा होगा कि हमारी गंगा नदी है, यमुना इधर से मिलती है, चंबल, सोन, बेतवा, ये किधर से मिलती हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, लेकिन किधर से मिलती हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है। दामोदर नदी है पूर्व की ओर बह रही है। तो जो हमारी जो चंबल नदी है, बेतवा, सोन, ये जो नदियां हैं, जो ये वाला ऊपर वाला भाग है उत्तर प्रायद्वीप है, इसका जो ढाल है वो किधर है, उत्तर की ओर, और दूसरा है पूर्व की ओर, क्योंकि दामोदर नदी पूर्व में बहती है और जो हमारी चंबल है, बेतवा है, सोन है, उनका ढाल किधर है, उत्तर की ओर, जो आगे किसमें मिल जाती हैं, गंगा में मिल जाती हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि जो दक्षिणी भाग है प्रायद्वीप का, इसका ढाल किधर है, इसका ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए ये आपका हमेशा पूर्व है, ईस्ट हम जिसको बोलते हैं पूर्व, ये वाला भाग क्या है, पश्चिम भाग, ठीक है। ऊपर हमारा उत्तर, उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय, और नीचे कन्याकुमारी दक्षिण, यही स्थिति है। तो ये कह रहे हैं जो दक्षिण वाला प्रायद्वीपीय भाग है उसका ढाल बताया है इन्होंने कि पश्चिम से पूर्व। कैसे बताया है कि जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे यहाँ गोदावरी, गोदावरी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, इधर से गोदावरी। उससे पहले महानदी, उड़ीसा में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सारी किधर बहती हैं, पूर्व की ओर। तो दक्षिण में इसका ढाल किधर हुआ, पश्चिम से पूर्व की ओर, जबकि उत्तरी भाग में इसका ढाल उत्तर की ओर और पूर्व की ओर पाया जाता है। अब आपको पता है कि दक्षिण वाले भाग में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये यहाँ जो नदियाँ बहती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इधर आपका अरब सागर है और इधर आपका है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो ये सारी नदियाँ कहाँ गिरेंगी जाके, बंगाल की खाड़ी में। इसी में एक और बात करते हैं कि विंध्यन और सतपुड़ा है, इसको विंध्याचल बोलते हैं, विंध्याचल, और इसके नीचे है सतपुड़ा। दोनों पर्वत एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में नदी कौन सी बहती है, नर्मदा, और इसके नीचे कौन सी बहती है, ताप्ती। सही है। ऐसा माना जाता है ये दोनों नदियाँ किस प्रकार की हैं, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। सही है। और ये दोनों ही नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, जवार नदमुख बनाती हैं, जवार नदमुख बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, लेकिन डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। विंध्यन, विंध्याचल और सतपुड़ा, इन दोनों के देखिए जब दो पर्वत होते हैं तो बीच में एक संकरी खाई पाई जाती है। उस संकरी घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। उस भ्रंश से होके बोलती है, फाल्ट बोल सकते हैं, दरार बोल सकते हैं, या भ्रंश बोल सकते हैं। इसलिए नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार की नदी है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। अब भ्रंश घाटी है तो ये दोनों नदियां ही डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्या बनाती हैं, जवार नदमुख, या इसको बोलते हैं एस्चुएरी। इस जवार नदमुख को क्या बोलते हैं, एस्चुरी। कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है
कि भारत की कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काफ़ी बार आया हुआ है कि भारत की कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नर्मदा, ताप्ती और एक नदी है हमारे पास दामोदर। दामोदर ये नदी क्या है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं, इसलिए जवारनद मुख का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, लेकिन डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अब बात है हमारी विंध्याचल। विंध्याचल के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। विंध्याचल जो हमारा पर्वत है, ये बना लिया हमने विंध्याचल। ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी, ईस्ट, पूर्व, वेस्ट, पश्चिम। अब ये कहता है कि पूर्व और पश्चिम, पश्चिम में इसको भारनेर, मध्य में विंध्यन और पूर्व में कैमूर के नाम से जाना जाता है। पर्वत कौन सा है, विंध्याचल ही है, लेकिन पूर्वी भाग में कैमूर की पहाड़ियाँ बोलते हैं, मध्य भाग में विंध्यन पहाड़ियाँ बोलते हैं और पश्चिमी भाग में भारनेर की पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि स्थानीय क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो पूर्वी भाग में इसको कैमूर की पहाड़ियाँ बोलते हैं, मध्य भाग में विंध्यन पहाड़ियाँ बोलते हैं और पश्चिमी भाग में भारनेर की पहाड़ियाँ कहा जाता है या भारनेर के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं, एक होता है जल विभाजक, सुना हुआ है नाम। देखिए क्या होता है जल विभाजक, जल का विभाजन करना। विंध्यन और सतपुड़ा हैं, इनके मध्य जल विभाजक है। जल विभाजक क्या होता है, जैसे अरावली जल विभाजक है, ठीक है। अरावली से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, इधर वाली नदियाँ कहाँ जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में। इधर वाली नदियाँ या तो कच्छ की खाड़ी में या अरब सागर में। कह सकते हैं कि जल का विभाजन करती है, इधर का जल इधर चला जाएगा, इधर का जल इधर चला जाएगा, तो क्या है, जल विभाजक। तो जो अरावली है वो क्या है, जल विभाजक, और विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य भी क्या पाया जाता है, जल विभाजक। क्या पाया जाता है, जल विभाजक। और इसी आधार पर विंध्यन और सतपुड़ा दोनों की जो कह सकते हैं हम, दोनों के मध्य एक प्राकृतिक अवरोध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्राकृतिक अवरोध। इन दोनों के बीच एक प्राकृतिक अवरोध पाया जाता है। इसलिए हमने क्या किया, जो प्रायद्वीपीय पठार था इसको दो भागों में बांट दिया। जो उत्तरी भाग था उसको मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा, जो दक्षिणी भाग था उसको क्या कहा हमने, दक्कन का पठार कहा। विंध्याचल और सतपुड़ा, इसके आधार पर हमने क्या किया, इन दोनों के बीच प्राकृतिक अवरोध पाया जाता है, जल विभाजक पाया जाता है, जिसके कारण हमने क्या किया, इस प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांट दिया, दो असमान भागों में बांट दिया। असमान छोटा बड़ा, असमान भागों में हमने इसको बांट दिया। ऊपर वाले भाग का नाम है मध्यवर्ती उच्च भूमि, क्योंकि इसकी बजाय ये वाला भाग कैसा है, ऊंचा है, मध्यवर्ती उच्च भूमि। और जो दक्षिण वाला जो भाग था उसका नाम है हमने दक्कन का पठार। अब देखिए क्या होता है, जो कच्छ का रण है उसमें दलदल पाया जाता है। ये वाला क्षेत्र है कच्छ का रण, ठीक है। यहाँ है हमारी खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। देखिए क्या होता है, मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है उसमें हम कौन कौन से क्षेत्र को हम शामिल करेंगे। इससे ऊपर वाला भाग किस में आएगा, मध्यवर्ती उच्च भूमि, और नीचे वाला भाग प्रायद्वीपीय पठार में। आज हम बात करेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि की। फर्स्ट है हमारे पास अरावली। अरावली के जस्ट नीचे जो हमने वन लिखा है ये है हमारा मालवा का पठार। राजस्थान में फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा मालवा का पठार। उसके बाद है आपका इधर बुंदेलखंड का पठार और इसी के पूर्व में बघेलखंड का पठार, ठीक है। उसके बाद आपका छोटा नागपुर का पठार, इसको मेघालय का पठार भी हम कह सकते हैं, और शिलोंग का पठार भी हम इसको कह सकते हैं। कितने हो गए हमारे पास, अरावली, मालवा का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार और इधर है मेघालय का पठार। ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत। लेकिन नीचे वाला विंध्यन जो श्रेणी है, इससे विंध्यन श्रेणी और इससे ऊपर के जितना भी भाग है वो किस में आएगा, मध्यवर्ती उच्च भूमि में आएगा। सतपुड़ा और उसके नीचे वाला जो भाग है वो किस में आएगा, दक्कन के पठार में। ये थे हमारी प्रायद्वीपीय भारत के बाद। अब हम एक एक पॉइंट्स को लेंगे और उसके विस्तार से वर्णन हम करेंगे।
एक बार वापस बता देती हूँ इस पूरे के बारे में, ताकि प्रायद्वीपीय आपका क्लियर हो जाता है और उसके जो भाग हैं हम उनको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। प्रायद्वीप किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। किसका भाग था? गोंडवाना का। उत्तर से दक्षिण 1700 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1400। आकृति कैसी है? त्रिभुज के समान। कैसी है? त्रिभुज के समान। कौन सी चट्टानों से बना है? आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना है। वलित पर्वत था प्राचीन समय में, जो हिमालय से लेकर लक्षद्वीप तक फैला हुआ था। हिमालय से लेकर लक्षद्वीप, इधर हमारे लक्षद्वीप में छोटे छोटे द्वीप हैं भारत के पास, लक्षद्वीप तक फैला हुआ था। लेकिन अपर्दन नदियों ने इसको क्या कर दिया? काट छाट के अवशिष्ट रूप में छोड़ दिया। अरावली हमारा सबसे प्राचीन पर्वतों में से है। अरावली किन में है? प्राचीन पर्वतों से। लेकिन वर्तमान समय में किस रूप में है? अवशिष्ट रूप में। अवशिष्ट मतलब बचा खुचा, कि हमारे पास अब इसके अवशेष बचे हैं। हमारे पास क्या बचे हैं? अब इसके अवशेष बचे हैं। ऊंचाई की हमने बात करी 600 से 900 मीटर औसत ऊंचाई होती है। 600 भी हो सकती है, 900 भी हो सकती है, इसके बीच में भी हो सकती है। सही है कि अधिकतम और न्यूनतम दोनों को जोड़ा जाता है, उसके अनुपात में क्या लगा जाती है? औसत ऊंचाई। अवशिष्ट पर्वत है। नदियों की हमने बात की। ऊपर वाले क्षेत्र की जो नदियां हैं उत्तर की ओर और पूर्व की ओर बहती हैं। दक्षिणी भाग की जो नदियां हैं किधर बहती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। और इसमें एक बात और की हमने कि जो प्रायद्वीपीय भाग है कैसा माना जाता है? स्थिर भूखंड माना जाता है। और लेकिन विवर्तनिक घटनाओं से यहाँ पर भूकंप का पता चला है, जिसके आधार पर हम इसको स्थिर क्षेत्र नहीं कह सकते। ऐसा मानना है कि इतना अधिक दृढ़ भूखंड है कि यहाँ पर भूकंप आने की संभावना नहीं है, लेकिन प्रकृति है, यदा कदा ऐसा होता रहता है। महाराष्ट्र में एक है लातूर नाम जगह का नाम, और एक है कोयना। यहाँ पर भूकंप आया और जिसकी वजह से जो हमारा स्थिर भूखंड था उस पर भूकंप आने की वजह से यह क्षेत्र प्रभावित हुआ। लेकिन उससे पहले ऐसा माना जाता था कि यह क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र नहीं है। कह सकते हैं कि हम इसमें भूकंप नहीं आएंगे। हमने इसको दो भागों में बांट दिया, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। अब बात करेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? अरावली। बना दूं अरावली? उदयपुर, मेवाड़, अलवर और दिल्ली। गुजरात का पालनपुर है, वहाँ से प्रारंभ होती है, और दिल्ली आपकी संसद भवन है, वहाँ तक रायसीना के नाम से जानते हैं वहाँ इसको। किस नाम से? रायसीना। दिल्ली रिज भी कहा जाता है इसको। यहाँ पर जो पहाड़ी है उसको दिल्ली रिज। अब गुजरात से लेकर कहाँ तक है? दिल्ली तक। टोटल है 692 किलोमीटर। ठीक है। नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट, कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट। राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। लेकिन गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तक स्थित है। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। जल विभाजक का कार्य करती है। पश्चिमी भाग की जो मुख्य नदी है कौन सी है? लूनी। और गिरती कहाँ है? कच्छ के रण में। सही है। इधर हमारा थार का मरुस्थल है, पश्चिमी नदी है, मुख्य नदी कौन सी है? लूनी नदी। कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। ये है दलदल वाला क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है। इधर की जो मुख्य नदी है बनास नदी है, और बनास सहायक किसकी है? चंबल की। और ये चंबल आगे कहाँ चली जाएगी? कहाँ चली जाएगी? गंगा में। सही है। तो इधर वाली इसका ढाल किधर गया भाई? उत्तर की तरफ। सही है। देखो मैंने आपको बताया था जहाँ जल विभाजक होता है वहाँ जल का विभाजन हो जाता है। इधर तो गई अरब सागर में, कह सकते हैं कच्छ के रण में, लेकिन ये वाली गंगा में मिलकर कहाँ पहुँच गई? बंगाल की खाड़ी में। सही है। दोनों का क्या था? जल विभाजक था यहाँ। इसमें आगे बात करते हैं
इसकी जो औसत ऊंचाई है 930 मीटर है। अरावली की जो औसत ऊंचाई है 930 मीटर है। और अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है कौन सी है? गुरु शिखर। और चोटी की ऊंचाई है 1722 मीटर। जयपुर का स्थापना दिवस है 1727 और इस चोटी की जो ऊंचाई है वो है 1722। थोड़ा सा याद रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जयपुर की जो स्थापना दिवस है 1727, लेकिन गुरु शिखर की है 1722 मीटर। सर्वाधिक ऊंची है, जिला कौन सा है? सिरोही। सही है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और कौन से जिले में स्थित है? सिरोही में। अब बात आती है कि यहाँ पर उदयपुर के पश्चिम में इसको बोलते हैं जरगा की पहाड़ियाँ, मेवाड़ के पास इसको बोलते हैं मारवाड़ की पहाड़ियाँ, अलवर के पास बोलते हैं हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, और दिल्ली के पास बोलते हैं दिल्ली रिज। अलग अलग क्षेत्रों में एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उदयपुर जरगा पहाड़ियाँ, मारवाड़ की पहाड़ियाँ, अलवर में हर्षनाथ की पहाड़ियाँ और दिल्ली रिज। संसद भवन तक इसका विस्तार पाया जाता है। रायसीना के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बात करी हमने नदियों की, बताई दी हमने इसमें कि जल विभाजक है। लूनी नदी निकलती है अजमेर के नाग पहाड़ से और कहाँ गिरेगी? कच्छ की खाड़ी में। ये लीजिए हमारी लूनी नदी। आधी खारी और आधी मीठी नदी भी बोलते हैं, क्योंकि बालोतरा से आगे इसका जल कैसा हो जाता है? खारा। क्यों हो जाता है? क्योंकि मिट्टी में नमक पाया जाता है और जैसे ही उस क्षेत्र में प्रवाहित होती है नमक को अपने साथ घोल लेती है और नदी कैसी हो जाएगी? खारी। और आगे कहाँ चली जाती है? कच्छ के रण में। तो आधी मीठी आधी खारी नदी कौन सी है? ठीक है। इधर से जो बनास चलती है सहायक किसकी? चंबल की। आगे किस में मिल जाएगी? और गंगा किस में मिल जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। सही है। तो जल विभाजक अर्थ ये होता है इधर की नदी इधर जाएगी, इधर वाली नदियाँ इधर जाएगी। विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य भी जल विभाजक है। ये ऊपर से इस अकॉर्डिंग आता है, वापस ऐसे टर्न करके इसके साथ साथ नीचे आ जाता है। ये हमारी जल विभाजक रेखा। आगे बात हम करते हैं अरावली में अवशिष्ट के रूप में हमारे पास बची हुई है कि नदियों ने लंबे समय तक, प्राचीन वलित पर्वत था लेकिन नदियों ने एक लंबे समय तक क्या किया? इसका अपरदन कर दिया, इसको काट छाट कर दिया। और किस रूप में बची हमारे पास? अवशिष्ट रूप में यह हमारे पास बची। पश्चिमी का जो भाग है थार का मरुस्थल कहलाता है, जबकि जो पूर्वी भाग है चंबल नदी बहती है तो चंबल का मैदान, बनास नदी बहती है, चंबल बेसिन बोल सकते हैं हम। सही है। बनास नदी बहती है तो बनास बेसिन, माही नदी बहती है तो माही बेसिन और छप्पन का मैदान सारे कहीं पाए जाते हैं? इस अरावली के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। लिख सकते हैं। आगे बात करेंगे। ये थी हमारी अरावली। सेकंड हम बात करेंगे मालवा का पठार। कौन सा पठार आ गया? मालवा का पठार। देखिए, एक तरफ अरावली है, एक तरफ विंध्यन है, एक तरफ बुंदेलखंड है। कह सकते हैं ना, उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्यन, पूर्व में बुंदेलखंड और उनके मध्य में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का। सही है। काली मिट्टी से निर्मित है, नदियों द्वारा निक्षेप से बना है। काली मिट्टी है, काली मिट्टी है तो किसके लिए कौन सी फसल होगी? कपास। काली मिट्टी का क्षेत्र है। अब बात करते हैं कि इस क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में। काली मिट्टी से निर्मित संप्राय मैदान है। संप्राय मैदान, देखिए अर्थ क्या होता है? जब नदी सागर में मिलती है उससे पहले फैल के बहती है तो मैदान कैसा हो जाता है? समतल हो जाता है। और ज्योग्राफी की भाषा में हम उसको क्या कहेंगे? संप्राय मैदान।
की लावा से निर्मित किस प्रकार का मैदान है? संप्राय मैदान है। इस क्षेत्र में बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये सारी नदियाँ बहती हैं। मालवा के पठार पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? बेतवा, पार्वती, काली सिंध और चंबल, ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं और आगे किस में चली जाती हैं? यमुना में। चंबल कभी भी गंगा नदी में सीधी नहीं गिरती है, चंबल किस में गिरेगी? यमुना में, और यमुना किस में मिलेगी? गंगा में। आपने देखना, ये यमुना नदी है और इसके बाद है ये गंगा, और इधर से जो चंबल है वो किस में मिलेगी? यमुना में, और यमुना मिलेगी गंगा में। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है, क्या जो चंबल नदी है गंगा की सहायक नदी है? सहायक नदी नहीं है, सहायक की सहायक नदी है, क्योंकि चंबल जो सीधे है वो गंगा में नहीं मिलती है। चंबल किस में मिलेगी? यमुना में, और यमुना किस में मिलेगी? गंगा में। ठीक है। और गंगा इधर बहती है और इसके इधर से निकलती है यमुना नदी। दिल्ली के किनारे पर लाल किले के वहाँ से कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। मालवा के पठार के बारे में हमने बात करी, इसमें उर्मिल मैदान पाए जाते हैं। जो यह क्षेत्र है इसमें उर्मिल मैदान पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जल पूरे क्षेत्र पर बहेगा तो जैसे रेगिस्तान होती है, पवन क्या करती है वहाँ पर ऐसे धारे से बना देती है, लहरें सी बना देती है, उसको क्या बोलते हैं हम? उर्मिल मैदान। संप्राय मैदान है तो नदी भी क्या करती है, जब नदी का वेग कम होगा तो अपने साथ मिट्टी छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी? तो जब वह मिट्टी छोड़ती है तो किस प्रकार के मैदान बन जाते हैं? उर्मिल मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कहीं कहीं इनके बीच में क्या पाई जाती हैं? पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। जहाँ पहाड़ियाँ हैं वहाँ मिट्टी अधिक रुक जाती है, उर्मिल मैदान पाए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं उसके साथ क्या पाई जाती हैं? पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी। एक है पार्वती नदी, कौन सी नदी है? पार्वती। और दूसरी कौन सी है? बेतवा। एक पार्वती और दूसरी बेतवा। इन दोनों के मध्य कौन सा शहर स्थित है? भोपाल। बोलते हैं नदियों के दो आब। कल मैंने बताया था दो आब क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर नदी प्रवाहित होती है वो क्या होता है? दो आब। पंजाब, पंजाब नाम क्यों पड़ा? 5 नदियाँ बहती हैं इसलिए पंच आब। लेकिन पंजाब उसको बोलते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों ने अपने सुविधा अनुसार उसको आब को क्या बना दिया? जाब बना दिया। 5 बहती हैं तो पंजाब। जो भोपाल है वो इन दोनों नदियों के मध्य दोआब में स्थित है। और भोपाल किसकी राजधानी है? है क्या किसी की राजधानी? कल बताएंगे किसकी राजधानी है। नहीं, मध्य प्रदेश की। यस। आगे हमने बात करी कि चंबल और उसकी सहायक नदियां हैं बीहड़ खंड का निर्माण करती हैं। बीहड़ खंड का निर्माण करती हैं। आपने चंबल के बारे में सुना होगा कि सवाई माधोपुर में सर्वाधिक बीहड़ खंडों का निर्माण करती है, अवनालिका अपर्दन करती है, नली अपर्दन करती है, गली अपर्दन भी बोलते हैं इसको। कौन सा अपर्दन करती है? अपर्दन होता है कटाव करना, गली अपर्दन, गली अपर्दन। कि देखिए क्या होता है, कोई नदी बहती है, अगर पानी का वेग अधिक होगा तो भूमि को अनुपजाऊ बना देगा। कैसे बना देगा? अनेक गहरी घाटियों के रूप में पानी बहेगा, तो जो भूमि है वो ऊंची नीची हो जाएगी। क्या वो खेती के लायक रहेगी? नहीं रहेगी। उपजाऊ शक्ति है उसको तो ले ही जाएगी, उस मिट्टी को तो भाई ले जाएगी। लेकिन जो बीहड़ खंड है उसको हम बोल सकते हैं। आपने देखो पुरानी फिल्में देखी होंगी, उसमें चंबल के डाकू, बीहड़ के डाकू वो इस नदी के पाट में ही तो थे। सर्वाधिक करते हैं सवाई माधोपुर में इन बीहड़ खंडों का निर्माण। कह सकते हैं कि हम भूमि को नष्ट कर देती है, गहरी गहरी नालियाँ बना देती हैं, जिसको गली अपर्दन भी कहा जाता है। गलियारे बना देती है, कहीं ऊंचे कहीं नीचे, जो खेती के अनुकूल नहीं पाए जाते हैं। जब खेती के अनुकूल नहीं पाए जाएंगे, बीहड़ नाम सुना होगा आपने। क्या होते हैं बीहड़? सुनसान वाला इलाका होता है बीहड़।
ऐसी भूमि जो खेती के अनुकूल नहीं होती। बीहड़ खंडों का क्या करती है, यह चंबल नदी उनका निर्माण करती है। कह सकते हैं कि इतना अधिक पानी का वेग आता है कि मिट्टी का कटाव कर देता है, बालू मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी का कटाव कर देता है और उबड़ खाबड़ जमीन पाई जाती है जो खेती के अनुकूल नहीं है। या कह सकते हैं कि मिट्टी के उपजाऊपन को भी क्या कर देती है, यह नष्ट कर देती है। भारत का सर्वाधिक जो गलीय अपर्दन है वो इस चंबल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मालवा का पठार आपका हो गया। नेक्स्ट हम कौन सी बात करेंगे, बुंदेलखंड व बघेलखंड। हो गया टाइम, चलो कल पढ़ेंगे हम बुंदेलखंड का पठार। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आए प्लीज़ कमेंट करें, आप अपनी बात मुझ तक पहुँचाएँ ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। धन्यवाद।